ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के बाद अब पाकिस्तान ने फिर से भीख का कटोरा आगे बढ़ाते हुए अमेरिका से अपना मेहनताना मांग लिया है। पाकिस्तान ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए वॉशिंगटन से 10 अरब डॉलर यानी करीब 96,000 करोड़ रुपए की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी मांगी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान ने इसमें 5 साल तक की वित्तीय सहायता की रिक्वेस्ट की है। पाकिस्तान का मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान बातचीत कराने में उसने जो रोल निभाया उससे अमेरिका के साथ उसके रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं। इसी डिप्लोमेटिक क्रेडिट को अब पाकिस्तान कैश कराना चाहता है। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो यह पाकिस्तान के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं होगा। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी रुपए को संजीवनी मिलेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कड़े कर्ज जाल में उसकी सख्त शर्तों पर पाकिस्तान की निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच गहराते सैन्य टकराव की आग अब वैश्विक तेल बाजार को भी झुलसाने लगी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड यहां $1 यानी कि करीब 1.1% की बढ़त के साथ $92.01 प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड भी 82 सेंट की तेजी के साथ $85.16 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर मिडिल ईस्ट में तनाव इसी तरह बढ़ा तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार भी जा सकती हैं। चलिए आप इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात सबसे पहले पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान को लेकर अजिताभ सर, क्या लग रहा था अमेरिका को कि हम केवल पाकिस्तान को थोड़ा सा प्यार से सहला देंगे तो पाकिस्तान हमें अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने देगा, या फिर मध्यस्थता के लिए उसको ज़रा सा मीडिएटर हम बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि पोस्टमैन वो बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम जो चाहे पाकिस्तान से ले लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तो आदत है जहाँ पर भी वो जाएगा, जहाँ पर भी उसको थोड़ी सी इज्जत मिलेगी, वो सबसे पहले पीछे से कटोरा निकालेगा और आगे कर देगा कि जी अब पैसे दीजिए। बस ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल पिंकू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, चाहे खाड़ी के देश हो, चाहे अमेरिका हो या यूरोप के देश हो, पाकिस्तान की हमेशा ये एक आदत भी है और एक्सपेक्टेशन भी है कि उसको कटोरे में कुछ मिल जाए। यहाँ भी जो 10 अरब डॉलर की बात है, हालांकि अमेरिका ने अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के वित्त मंत्री से ऐसी रिक्वेस्ट की है कि उसको 10 अरब डॉलर की सहायता दी जाए। निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट है, एक तरफ देख लीजिए वहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट कम से कम 4 जगह पे वो फाइट कर रहा है पाकिस्तान, जहां पे एक सेपरेट मूवमेंट की बात चल रही है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे POJK हो या उसके अन्य पख्तूनवा में हो। तो ये उससे निपटने में भी पाकिस्तान के पास उतने पैसे नहीं है, कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है। आटे की किल्लत समझिए कि POJK में हो रही है। ये पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति होगी। वैसे में अगर ये पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है अमेरिका का, ऑफ कोर्स दलाली के बदले पैसा, तो ये पाकिस्तान के लिए एक कह लीजिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इस समय इस विकट परिस्थिति में मरहम लगाने का काम करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या विश्व बैंक है, उससे जो उसके मुद्रा लोन मिलता है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ खरीद, जो तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत बढ़ी है, तो वहां पे तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए उसको, उसमें कुछ राहत मिलेगी। पाकिस्तान के रुपये की कीमत लगातार बहुत ज्यादा गिर गई है, उसमें भी इसका सपोर्ट होगा। इसलिए पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है। ये दलाली करने का उद्देश्य ही उसका था। देखिए UAE ने पैसा दिया था, उसने तो वापस ले लिया। अब सऊदी से उसने कुछ एक्सपेक्ट किया, उतना मिला नहीं है। नाउ दे आर गोइंग टू अमेरिका कि भाई अमेरिका कुछ दे दो, हमने दलाली की है और अभी भी हम दलाली कर ही रहे हैं, अभी भी हम ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बदले में पैसा दो। अमेरिका देता है या नहीं लेगा, लेकिन जितना अगर अमेरिका देता है उससे ज्यादा वो लेता भी है। ये भी अमेरिका का इतिहास रहा है। इसलिए ये गिव एंड टेक की संभावना कहां तक जाती है देखना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, एक तरफ पाकिस्तान ने अपना कटोरा आगे कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे फ्रंट पर कतर ने भी ईरान से मुआवजे की मांग की है। हाँ, होता ये है कि कतर जो है पाकिस्तान को भी काफी लोन देता था, और जो लोन है वो एक्सपायरी डेट उसकी 2023 में थी, फिर उन्होंने एक्सटेंशन दी 2024।
फिर दिसंबर 2025 में कतर ने पाकिस्तान के ऊपर फाइनल नोटिस इशू किया कि आप ये $4 बिलियन जो है तुरंत वापस करो। अब पाकिस्तान की सरकार ने कोशिश की कि उसको छोटे छोटे ट्रांच में एक बार में $1 बिलियन करके वापस करे, लेकिन फिर कतर ने दे दी एक फाइनल वार्निंग कि आप 28 फरवरी तक इस पैसे को वापस करो। हाँ, पाकिस्तान ने मरता क्या ना करता करते करते अप्रैल के आखिर तक इस पैसे को कतर को वापस किया है। देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत है कि उनकी फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग है वो आएंगी कहाँ से। रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो सालाना बुलेटिन है वो कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $18 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, यानी डॉलर्स यूरोस मिलाकर। जो पाकिस्तान के प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट बैंक्स के पास $5.5 बिलियन है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने के लिए पाकिस्तान के पास कुल मिला के $23 बिलियन का रिजर्व है, जो कि 15 दिन के एसेंशियल इंपोर्ट को ही कवर करता है। तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, चतुराई से उन्होंने अमेरिका की आशीर्वाद से IMF से $40 बिलियन की लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्टैगर्ड अगले 10 सालों में दी जाएगी। अभी पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि $10 बिलियन का एक स्टेबलाइजेशन लोन ले। हो ये रहा है कि पाकिस्तान को जब कोई चीज़ आयात करनी पड़ती है तो पाकिस्तानी रुपए लेकर पाकिस्तान को कोई भी देश कुछ सामग्री देने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसे में ये डॉलर लेकर पाकिस्तानी रुपए की जो मजबूती है उसको और ज्यादा गिरने से रोकने की कोशिश है। मैं एक मोटा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, एक समय था पाकिस्तान और इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले मोटा मोटी सेम थी। और आज की तारीख में $1 में इंडियन रुपया कितना है? $90 या $95। और $1 में पाकिस्तानी रुपया कितना है? 280 पाकिस्तानी रुपया। यानी पाकिस्तान का जो रुपया है वो भारतीय रुपए के मुकाबले भी 3 गुना ज्यादा कमजोर है। तो उनको थोड़ा बहुत रेमिटेंस उनको आता था गल्फ कंट्रीज से। गल्फ कंट्रीज में काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी काम करते हैं। अब इस युद्ध के चलते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी वर्कर्स को वापस भेज दिया गया है, तो गल्फ से जो रेमिटेंस है वो भी कम होता जा रहा है। तो अमेरिका से अगर ये $10 बिलियन का बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी अगर नहीं मिला, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले 6 महीने में गिर जाएगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीके गुप्ता जी, क्या लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की कोई डील पाकिस्तान के साथ करेंगे? वो तो बिजनेसमैन है, वो कैसे मान जाएंगे? वो तो अगर $1 दे रहे हैं तो उस $1 में भी वो कहीं ना कहीं $100 का फायदा लेते हैं, उसके बाद वो किसी को $1 देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर राजी होंगे। या तो बहुत सारी कंडीशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी, और अगर राजी हो भी जाते हैं किसी भी अमाउंट को लेकर या फिर किसी भी कारोबार को लेकर, तो सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार पाकिस्तान खुद को कितना ही बचा लेगा। पूरी तरीके से कर्ज में वो डूबा हुआ है, उसके ऊपर कर्ज तो है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर अलग अलग हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए आप, बाकी तमाम जो हिस्से उनको ले लीजिए आप, ये जो बढ़ते नजर आ रहे हैं, बलूचिस्तान को ले लीजिए, वहां पर अंदर खाने में जो आग लगी हुई है वो थोड़ी बुझ पाएगी इससे। जी मतलब से इसको मैं क्रमवार समझना चाहूंगा। देखिए, जो भी हेजमोनी वाली कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, अमेरिका, खासकर अमेरिका ने पूरे पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका को यूएस एड से अपने कब्जे में कर लिया। केवल यूएस एड से जो पैसा वो देता है, ट्रंप ने उसको जरा कुछ कम किया है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में मेरा पैसा जाए। 80% एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट हथियारों का, जो चाइना का पाकिस्तान का अमेरिका से होता था हथियारों का, वो चाइना से होने लग गया है। J-17 के वहां संयुक्त फैक्ट्री खुलने वाली है। ट्रंप इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए, तो इन्होंने सबसे पहले वहां के जो अंदरूनी मसले हैं उस पर उन्होंने बिल्कुल चुप रहे, चाहे वो पख्तूनख्वा का मसला रहा हो, चाहे BLA का मसला रहा हो। BLA में तो एक कदम आगे जाते हुए उन्होंने अपने देश में BLA को प्रतिबंधित कराया, और यूनाइटेड नेशंस में चाइना और पाकिस्तान गए BLA को प्रतिबंधित कराने के लिए, तो वहां वीटो कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि वो BLA को अपना एक एसेट के रूप में देखता है, ताकि वो जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट CPEC के थ्रू है BRI के अंडर, उसको ध्वस्त करेगा BLA, और उसको कहां से फंडिंग मिलेगी दुनिया जानती है। तो उसके साथ साथ अमेरिका अभी $1.667 मिलियन का अभी
F-16 के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया था। अब देखिए, जब कोई देश जब पैसा देता है किसी भी देश को, तो वो बहुत सारे टर्म कंडीशन साइन कराता है। जैसे अब अमेरिका का जो F-16 का मॉडर्नाइजेशन होगा, तो उसके सारे पार्ट पर्जे जो है आएंगे अमेरिका से। तो अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें काम बढ़ेगा, वहां पे रोजगार बढ़ेगा, वहां पे प्रॉफिट बढ़ेगी। तो जितने भी पैसे देंगे उसके सारे टर्म कंडीशन साइन होंगे। और एक बहुत चीज बताना चाहता हूँ पिंकी जी और प्रेरणा जी, कि देयर इज ए वेरी वाइड गैप बिटवीन द peoples of Pakistan and the leaders who are leading as of now, शहबाज एंड मुनीर। कोई उनके अंदर एक तारमत्या ही नहीं है, उनके अंदर कोई एक लगाव ही नहीं है। दोनों अपनी अपनी नैया से कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता का इसमें कोई नहीं है। ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। मुनीर पहले कुर्सी बनाए, अब कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। और शहबाज उसी के भरोसे हैं, क्योंकि कभी भी इमरान चूंकि वहां के पॉपुलर नेता थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव जीत लिया था, फिर उसको अंदर डाला गया था। कभी भी अमेरिका जरा सा भी अगर इन दोनों लीडरशिप ने कुछ गड़बड़ की, तो अब इमरान को फिर सलाह के गद्दी बैठा देंगे और इनको फेंक देंगे। ये इंटरनल मैटर है। तो वहां की जनता, और वहां पे नहीं, बस वहां पे एक चीज देखना है कि मैं क्या नैरेटिव बना सकता हूं पब्लिक में, चाहे भारत के अगेंस्ट, चाहे देखो मैं ईरान के साथ समझौता करा रहा हूं, तो नैरेटिव का वहां गेम चल रहा है। तो इसलिए अमेरिका इस पर गंभीरता से सोचेगा और पैसा देगा। और पैसा देगा तो जो चाइनीज इंजीनियर वहां काम करते हैं, जो चाइनीज टेक्नोक्रेट काम करते हैं, वहां पे अब अमेरिकन टेक्नोक्रेट हैं, जैसा कि ईरान में अमेरिका चाह रहा है। तो एक पूरा एक गोल के साथ अमेरिका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहा है कि सऊदी अरेबिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम अब्राहम एकॉर्ड पाकिस्तान से स्वीकार करा जाए। इजराइल को भी मान्यता नहीं देते सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। इन्हीं सब शर्तों के अलावा फिर इजराइल को कराया जाएगा, एक बिल्कुल अलग थलग ईरान को कर दिया जाएगा। और ईरान को इस तरह से अलग थलग कर दिया जाएगा कि देखिए, आप ही का भी चैनल पे मैं देख रहा था कि क्रूड ऑयल का रेट जस्ट कम हुआ है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि ईरान गिड़ा रहा है पीछे डिप्लोमेसी। अब्बासी कह रहे हैं कि 10 दिन का किसी तरह से हो जाए, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। इनके विदेश इंटीरियर मिनिस्टर जो ईरान के इसमें पाकिस्तान में आए हुए हैं, आज कल और आज हैं। तो ये सब लोग चाहते हैं किसी तरह, क्योंकि अब ईरान चाहता है कि मैं इस तरह से किसी, बस केवल आईआरजीसी का ईगो इश्यू है जो कि इसको मीडियम पाथ नहीं लेने दे रहा है ईरान को। नहीं तो ईरान एक रिग्रुप भी करता, प्रोग्रेस भी करता। तो ये सारी कहानी है पाकिस्तान के लिए जो बैन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ये आईआरजीसी का ही है। नहीं तो अभी देखिए, मार्को रूबियो का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका बातचीत को तैयार है, लेकिन ईरान गंभीर नहीं है। अमेरिका तो बातचीत के लिए तैयार है, ईरान गंभीर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। अगर वे गंभीर होंगे तो हम भी गंभीर होंगे, अगर नहीं तो हम अपने हितों और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए जो जरूरी होगा वे करेंगे, ये कह रहे हैं मार्को रूबियो। तो जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका एक बार फिर से चाहता है कि बातचीत हो जाए और बातचीत के लिए ईरान गंभीर हो जाए। लेकिन आईआरजीसी, अजिताभ सर, क्या केवल आईआरजीसी ही है जो बातचीत नहीं होने देना चाहता है? देखिए पिंकी जी, निश्चित रूप से ईरान में अभी दो घड़ा है, एक नरम दल, एक गरम दल। जो गरम दल में है उसमें सिर्फ आईआरजीसी ही नहीं है, वहां के जो मुल्ला हैं वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट और कह लीजिए वो एक हार्डलाइनर में है। तो आईआरजीसी और मुल्ला दोनों मिलके जो वहां के कंप्रोमाइजर्स हैं, जिसको लोग कंप्रोमाइजर्स कहते हैं, कि मतलब वो अब ईरान की जो प्रतिष्ठा है या ईरान का जो रुतबा है उस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ईरान के जो इतनी बमबारी हुई है, उसकी सैन्य क्षमता, उसकी आर्थिक तबाही, उस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो दो घड़ों के बीच ये तनातनी है। निश्चित रूप से चूंकि मुस्तफा खामनेई अदृश्य हैं, उनकी क्या हालत है, तो एक वैक्यूम जो वहां क्रिएट हुआ है उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो खास करके अरागची हो गए, पेजेस्कियन हो गए या गालिफाफ हो गए, ये चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता लेके निकला जाए। और चूंकि ईरान की बहुत डैमेज हुई है, तो शायद अब एक कंप्रोमाइज का फॉर्मूला निकाला जाए और अमेरिका से बातचीत करके ईरान को विकास के पथ पे ले जाया जाए। लेकिन जो हार्डलाइनर हैं या आईआरजीसी, ये ठीक वही पाकिस्तान वाली बात है। वहां भी सेना नहीं चाहती कि भारत के साथ कोई समझौता हो और शांति हो। ये वही चीज अब ईरान में हो रही है। जब तक अयातुल्लाह खुमैनी थे तो वहां चल रही थी सुप्रीम लीडर की, अभी वहां के जो सुप्रीम लीडर मुस्तफा हैं वो गायब हैं। आईआरजीसी चाह रहा है कि उसकी पकड़ बनी रहे, उसकी पकड़ बढ़े, और ये हार्डलाइनर्स उसी की कवायद में है। तो ये बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है। और जो अटैक भी हो रहा है, मुझे लगता है वो आईआरजीसी की ही बदौलत हो रहा है। और उसको मुल्लाओं का, जो इस्लामिक रेजिमे के हार्डकोर जो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हो रही है। लेकिन देखिए अमेरिका की भी नीतियां कितनी खामी रही है उसमें। मार्को रूबियो को आखिर ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं लेकिन ईरान नहीं चाहता? इसका मतलब है कि वो बातचीत तो चाह रहे हैं, लेकिन
ईरान भी उनकी नीतियों की वजह से कंप्रोमाइज करने की स्थिति में जो वहां नरम दल है वो नहीं दिखते। और अभी देखिए मार्को रूबियो फिलीपाइंस में मनीला गए हुए हैं आसियान संगठन की मीटिंग में, वहां भी उनके अगेंस्ट में नारे लगे हैं, वहां उनको वार क्रिमिनल बताया जा रहा है, अमेरिका को युद्ध से वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो सोचिए अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी अमेरिका के अगेंस्ट में आवाजें उठ रही हैं। ईरान की ट्रेजेडी है कि वो अब कई घरों में बंटता दिख रहा है, इसलिए ये समझौता नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूके देवनाथ सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फिर से अपनी जो मिसाइल ताकत है वो खड़ी कर दी है। आप पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? आपको क्या समझ आता है कि ईरान का स्टेटस फिलहाल है? इस रिपोर्ट को अगर हम देखें, क्या आपको लगता है कि सच में अभी भी इतनी क्षमता ईरान के पास है? प्रेरणा, देखो ईरान की क्षमता पहले से तो बहुत कम हुई है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो CIA और मोसाद का आकलन था कि ईरान के पास 4000 मिसाइलें हैं। अब आकलन ही है कि 2500 मिसाइलें इनमें से फायर कर चुकी हैं। तो उसका मतलब है कि 1500 मिसाइलें उनके पास बची हैं इस युद्ध को और लंबा खींचने के लिए। अब ईरान के रेट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग आकलन है। CIA कह रहा है कि ईरान हर महीने 50 मिसाइलें और बना सकता है, और मोसाद का आकलन है कि ईरान हर महीने 100 मिसाइलें और बना लेता है। तो मोटा मोटी ये है कि ईरान की मिसाइलें आस्ते आस्ते तो कम हो रही हैं। अगर आप देखें इसी तरह से अगर ईरान मिसाइलें का इस्तेमाल करता रहा, ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा, तो अगले 2 महीने में ईरान की सारी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। वो कितनी भी बना लें, 50 या 100 रोज एक महीने में बना सकते हैं, जबकि वो कई बार एक दिन में ही 50 या 100 फायर कर रहे हैं। क्या ड्रोन्स उनके पास सफिशिएंट हैं? आकलन ये है कि ड्रोन्स बनाने की जो उनकी इंडस्ट्री है उस पर भी काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, चीन और रशिया अलग अलग रास्तों से चोरी छुपे ड्रोन बनाने के जो स्पेयर पार्ट हैं वो ईरान को भेजने की कोशिश करते रहते हैं। ये कोशिशें कुछ हद तक कामयाब होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकन नेवी या अमेरिकन एयरफोर्स या अमेरिकन कस्टम्स डिपार्टमेंट इनको इंटरसेप्ट कर लेती है। तो ईरान के पास मिसाइलें 2 महीने में शायद कम पड़ जाएंगी और ड्रोन्स 3 महीने में शायद कम पड़ जाएंगी। जी। तो ड्रोन्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे कम पड़ते जाएंगे, और टारगेट तो जो ईरान में हो ही रहा है वो पूरी तरीके से ऊर्जा सेक्टर को कमज़ोर करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए हो रहा है। तो एक आप तीनों से एक रिएक्शन, क्या अब DK गुप्ता जी ईरान कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है, और कब तक वो वक्त आएगा जब ईरान वाकई में कमज़ोर पड़ेगा और उसके बाद वो घुटने टेकने को तैयार होगा? हालांकि लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि IRG से जिस तरीके से लगातार मुकाबला कर रही है वो झुकने वाले नहीं है, क्योंकि एक विस्फोटक बम की तरह काम कर रहे हैं, सुसाइडल बम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में झुक पाएगा ईरान, और कब तक? देखिए पिंकी जी, अगर ईरान झुकता नहीं तो आज उसके 50 किलोमीटर के रेंज में कम से कम सारी शिप खड़ी हैं अमेरिका की, लेकिन एक पर भी अटैक नहीं कर पाता। आज वो केवल कंडीशन देख रहा है, अमेरिका केवल एक देख रहा है कि मैं किस तरह से एंगेज कर रखा हूं उसको। उसका काम है, मैं बार बार से बोलता रहा हूं, बातचीत के लिए भी क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? अमेरिका की तरफ से तो सर कहा जा रहा है ना कि हम तो बातचीत को लेकर गंभीर है, ईरानी बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है, तो फिर आते क्यों नहीं है बातचीत के टेबल पर? देखिए 200 पेज के जो पहले जैसे हुआ था उसको हटा के अब 14 पेज पॉइंट का कर दिया गया है, और 14 पॉइंट पर अडिग है। जिस तरह से पाकिस्तान को पैसा देने के लिए बेताब होगा अमेरिका, उसी तरह ईरान को देना चाहता है। ईरान में अमेरिका घुसना चाहता है, न कि कत्ल बलवा करके किसी तरह से, वो चाहता है इस तरह से घुसना कि वो जाके वहां पे टेक्निकली जो है अपना काम करना शुरू कर दे, तो दैट वहां के लोगों को चेंज करे, वहां के माइंडसेट को चेंज करे, वहां पे उनके इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर दें, वहां के इंजीनियर्स काम करना शुरू कर दें। और सबसे बड़ा इस बार ट्रंप का जो टारगेट 2018 से, जो कि दुनिया का 18 से 19% GDP का पार्ट होता था चाइना, उसको लाके 16 पर कर दिया है, और अपने 18 को 26 पे कर दिया है। अभी अमेरिकन GDP जो है 26% ऑफ द वर्ल्ड GDP है। तो बहुत सक्सेस रेट लेके चले गए हैं ट्रंप। तो वो चाहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट को जितना कंट्रोल करके रखूंगा, जितना एंगेज करके रखूंगा। देखिए $37 बिलियन का खर्चा हुआ है, जो अब तक जितने अमेरिका ने युद्ध लड़ा है उसका 1/10 भी नहीं, 1/10 भी नहीं है। चाहे अफगानिस्तान युद्ध ले लीजिए, चाहे कोरिया युद्ध ले लीजिए, सारा डाटा पुराना भी दो तो उसका 1/10 नहीं है। उतने में उसने वो चीज कमा ली है जो कि कभी नहीं कमा पाया। तो वो एंगेज रखना चाहते हैं मिडिल ईस्ट को, रेड सी को, हमास साइड में उधर इजराइल को, ताकि उनका 3 टारगेट पूरा होता रहे। जहां जहां एंगेज करके रखेंगे उनके हथियार बिकेंगे,
पाकिस्तान को पैसा देंगे, उनके हथियार बिकेंगे। ऑयल अगर वो इंगेज करके रखते हैं मिडिल ईस्ट को, जितना लंबा खींच के रखेंगे उनका ऑयल बिकेंगे, जिसमें कि उनको ऑलरेडी $500 बिलियन का प्रॉफिट हो चुका है। टैरिफ देखिए, पहली बार इतिहास में 338 जो टैरिफ एक्ट है 1930 का, उन्होंने कनाडा पर लगाया 50%। जिस कनाडा को गोद में लेके घूमते थे वो, उसको सब्सिडी देते थे कि मैं तुमसे टैक्स क्या लूंगा, तुम अपने भाई हो। आज उसको 91वां स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 51st स्टेट, और उस पर 50% कल ही टैरिफ लगाने की घोषणा प्रपोजल दिया गया है। तो अमेरिका एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हेजेमोनी, जिसको कि धाक बोलते हैं, दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और एग्री भी हूं मैं कि वो कर पा रहा है, क्योंकि कोई उसके खिलाफ बोल भी नहीं पा रहा है। जी पिंकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अजिताभ सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, इतना तो साफ है कि ये जो जिहादी मानसिकता है ईरान की कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, इस तरीके के सिनेरियोज अगर आज बंद हो जाएगा तो हो सकता है कुछ सालों बाद फिर यही जो है इसी मुहाने पर आकर के दुनिया जो है वो खड़ी हो जाए। लेकिन फिर भी अभी जो सिनेरियोज चल रहे हैं, अमेरिका भी अटैक कर रहा है, ईरान भी अटैक कर रहा है, ये टाइमलाइन आपको अभी और कितनी खिंचती हुई दिख रही है और कितना लंबा ये चलने वाला है? देखिए, अमेरिका की जब तक चौधरात ऐसी चलती रहेगी, पिछले 150 साल का इतिहास है कि अमेरिका अपने बॉर्डर पे कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा है। दूसरी जगह का जाके आप देख लीजिए, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में और अब ईरान में, हर जगह वो लड़ाई कराता है और निकल जाता है, अपनी फायदे देखता है, अपनी सुविधा देखता है। इसीलिए आज अमेरिका की दुनिया में उसकी साख गिरी है, उस पर भरोसा कम हुआ है। और ईरान में भी वही हाल है। जब तक भरोसा नहीं अमेरिका का होगा, ईरान झुकेगा नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसका भूगोल और उसका जज्बा, उसकी जो जिहादी मानसिकता है, वो जो उसको जन्नत का जो उसका एक गुरूर कह लीजिए, ये उसको रोकता है ये कंप्रोमाइज करने से। और इसीलिए वो अभी तक टिका है। पिछले 47 साल के प्रतिबंधों के बावजूद, इतनी तबाही, लड़ाई के बावजूद अभी भी वो जवाब दे रहा है, खड़ा है। यही दिखाता है कि ईरान इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अमेरिका की शर्तों पे एटलीस्ट वो नहीं मानेगा। अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा, ईरान को भी कंप्रोमाइज, बीच का रास्ता, तभी ये दिखेगा। नहीं तो ये ऐसे ही बातचीत की कवायद और युद्ध दोनों चलते रहेंगे। बातचीत की कवायद और युद्ध दोनों चलते रहेंगे, दोनों को ही झुकना पड़ेगा। लगातार हम कहते भी रहते हैं कि युद्ध भले ही हो रहा है, लेकिन आना तो बातचीत की टेबल पर ही है। आज नहीं तो कल, आज जितना नुकसान है या तो उसके बाद, या फिर कल और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उसके बाद, लेकिन आना आखिरकार बातचीत की टेबल पर ही है। और हम लोग सुबह बात भी कर रहे थे अजिताभ सर कि क्या हम लोग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन यहीं पर आक्रामक रूप जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिल सकता है। देवनाथ सर, अगर बात की जाए, इम्पैक्ट तो चारों तरफ पड़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ऊर्जा की बात कर लें, हम लोग यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात कर लें, तो ये मार्केट का इम्पैक्ट इस वक्त इस सिचुएशन में आपको क्या नजर आता है? मार्केट का इम्पैक्ट एशिया के देशों पर ज्यादा है। देखिए, यूरोप तो अपने जरूरत का 3% और अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अपनी जरूरत का महज 1% पर्शियन गल्फ से मंगाता था। लेकिन एशिया के जो देश हैं, ज्यादातर देश अपनी जरूरत का 20%, 40%, 60% पर्शियन गल्फ से मंगाते थे। भारत इसमें लकी रहा है कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनमें महज 8% का इजाफा हुआ है। लेकिन एशिया के कई देश हैं, जिसमें कि अमेरिका के मित्र देश हैं, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है कहीं पर 40%, कहीं 60% बढ़ गई है। ये सारे देश जो हैं रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं कि हुजूर, आपने तो हमें फंसा दिया, बुरी दुर्गति करा दी। अगर ऐसा ही चलता रहा या इससे ज्यादा महंगाई हुई तो जनता हमारे राजमहल में घुस जाएगी, बचाइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक छोटा रिएक्शन डीके गुप्ता सर, आपसे भी चाहूंगी मैं, आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है अभी और कितना खिंचने वाला है? लगातार अटैक्स भी हो रहे हैं, स्थिति जस की तस बनी हुई है और बातचीत की टेबल सजी तो है, लेकिन उस पर आकर बैठने को कोई तैयार नहीं है, बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए जी। 1980 के अंदर जब युद्ध चल रहा था तो उस समय 30 शिप भेजा था अमेरिका ने टैंकर्स को स्कॉट करने के लिए। और जब आज की डेट में जबकि उस पर 60 से ज्यादा शिप है, केवल 12 शिप भेजा, इसमें 6 शिप लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका एक रुपए का हिसाब रखता है और अमेरिका जिस दिन चाहेगा दुनिया कुछ भी कदरेगा, चुपचाप युद्ध से निकल जाएगा। उसको लोग बोलेंगे हार गया, जीत गया, नहीं। जब अपना देखेगा बैलेंस शीट ओके है
वो निकल लेगा मेरा। लेकिन मेरी जो थ्योरी कह रही है कि अमेरिका को बहुत मजा आ रहा है इस युद्ध में, उसके सारे सप्लाई चेन दुनिया के, खासकर जैसा कि इंडो पैसिफिक दुनिया का इसमें सबसे तेज बढ़ने वाला एरिया है, जो 38% अपना सप्लाई चेन जो है पर्सियन गल्फ से लेता है, उसको रोक रहा है अमेरिका, ताकि चाइना आगे न बढ़ पाए, जापान आगे न बढ़ पाए, साउथ कोरिया न बढ़ पाए, भारत नहीं बढ़ पाए। तो वो सारे टारगेट अचीव कर रहा है और मिडिल ईस्ट जरा सा वीक होता जा रहा था। तो जितना ही वीक होगा तो ईरान के अलावा जो दूसरे देश है उसके कमान में और आते हैं। और ईरान, मैं बता दूं कि जब चाहेगा, सिंसियरली चाहेगा, उस दिन ईरान पर वो, अभी देखिए 50 एसिनेशन कर चुका है, क्या 2-4 नेताओं को और नहीं कर सकता? उसके मोसाद बहुत स्मार्ट है और ये तो फौजी लोग हैं जो आईआरजीसी में है, कर सकता है। लेकिन वो देख रहा है कि मेरा काम जब इससे चल रहा था मुझसे, क्योंकि उनके आईआरजीसी में भी बहुत लोग अमेरिकन सपोर्टर इस समय हो रखे हैं जो चाहते हैं कि यार चीज तो हम कर नहीं पाएंगे, तो चलो हम एक बीच का रास्ता निकाल के कहीं अपनी अपनी व्यवस्था हम कर लेते हैं उसमें। तो वो चीज है कि अमेरिका जो है इसको तब तक इनकैश करेगा जब तक उसको ठीक लगेगा अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अदरवाइज ईरान के लिए वो इमोशनल नहीं सोचता है कभी, क्योंकि उसके साथ साथ वो वियतनाम में भी देख रहा है, उसके साथ साथ वो ताइवान में भी देख रहा है, उसके साथ साथ जो है ग्रीनलैंड में भी देख रहा है, क्यूबा में भी उसको टारगेट करना है। तो उसके लिए रोज का बिजनेस है, ईरान के लिए सर्वाइवल है। जी ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी के लिए भी इमोशनल होकर सोचता है। बिजनेस करना जानता है अमेरिका, अपने आप को सबसे पहले रखता है और बिल्कुल उसी तरीके से सोचता है अमेरिका। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि मार्को रूबियो ने जो बयान दिया है कि बातचीत के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन ईरान गंभीर नहीं है, क्या इसके बाद ईरान की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है या वहां से भी कोई उम्मीद आती है कि हाँ चलिए हम भी बातचीत के लिए गंभीर हैं और तैयार हैं?